क्योंकि जब डरता है पुलिस को आगे करता है, क्योंकि जब डरता है पुलिस को आगे करता है, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जी हाँ दोस्तों, योगी के सीईओ अनुज पर एफआईआर कराने वाले जज पर कार्रवाई और बीजेपी के लिए फैसला देने वाले जज की आवभगत, तो क्या सुप्रीम कोर्ट लेगा एक्शन? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या अगर अदालत और जज कोई ऐसा फैसला देते हैं जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए हो, भले ही वो बीजेपी को सूट ना करे, तो क्या उस जज को उसकी कीमत चुकानी होगी? और क्या अगर जज और अदालतें बीजेपी को सूट करने वाले फैसले देंगे तो उनको सरकार सिर आंखों पर बिठाएगी? दोस्तों, दो घटनाएं आपके सामने ला रहा हूं, जहां एक घटना में योगी के खास और पुलिस विभाग में सीईओ के पद पर रहते हुए कानून तोड़ते हुए मुस्लिमों के खिलाफ कदम उठाया गया, जिस पर इतने दिन गुजर जाने के बाद एक जज ने एफआईआर दर्ज कराने के आदेश देने की हिम्मत की। पहले तो योगी के एसपी ने ही आदेश मानने से इनकार कर दिया और अब उस जज के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई, क्योंकि संभल के उस मामले में चंदोसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसे सीजेएम कहते हैं, विभांशु सुधीर का ट्रांसफर कर दिया गया और जिस जज ने बीजेपी के एजेंडे को पूरा करते हुए सर्वे का आदेश दिया था, उसको प्रमोशन दे दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली दंगों में बीजेपी के नफरती नेता आज के मंत्री कपिल मिश्रा पर एफआईआर के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज ने आदेश दिया, तो आधी रात को उस जज का ट्रांसफर कर दिया गया था। मगर दोस्तों, दूसरी तरफ जब मद्रास हाईकोर्ट के एक जज ने एक ऐसा फैसला दिया जो बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे को सूट करता है, तो उसकी वाहवाही संघी और भाजपाई कर रहे हैं। दोस्तों, खबर अहम है, ध्यान से अंत तक देखने की अपील है। दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के 2023 में सनातन धर्म पर की गई टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से हेट स्पीच, नफरती भाषण घोषित कर दिया। अदालत ने इस टिप्पणी को हिंदू धर्म पर स्पष्ट हमला माना और यह कहा कि धार्मिक समूह के अस्तित्व को नकारने वाला है, जो जेनोसाइड या कल्चरसाइड के समान है। जेनोसाइड के समान है। दोस्तों, जज साहब को तो सैल्यूट करने का मन करता है। क्यों, आगे बताऊंगा। यह फैसला मदुरै बेंच द्वारा सुनाया गया, जिसमें अदालत ने द्रविड़ मुनेत्र कग्गम यानी कि डीएमके और उसके पूर्ववर्ती डीएमके के 100 वर्षों के अधिक समय से हिंदू धर्म पर हमलों की परंपरा का जिक्र किया। उदयनिधि, जो कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पुत्र हैं, डीएमके मंत्री के रूप में इस वैचारिक विरासत से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं हूबहू बताता हूं कि उदयनिधि ने सितंबर 2023 में क्या कहा था, जिस पर जज साहब ने एकदम से उनका सनातन अंदर का जाग गया और कैसे फैसला दिया है और कैसे दूसरे मामलों में उनका जमीर बिक जाता है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं और कैसे वो मौजूदा वक्त में सत्ता पक्ष के सामने वो ऐसा लगता है जैसे थर्राने लगते हों, क्योंकि दूसरे हजारों ऐसे मामले हैं जिस पर खामोश रहती अदालतें। अब दोस्तों, उन्होंने बीजेपी के एजेंडे को सूट करने वाला फैसला दिया, मगर ऐसे ही दूसरे मामले में आंखें मूंद करके लगता है कि साहब ये जज हैं, ये सरकारी नुमाइंदे। दोस्तों, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा था, मैं भी हालांकि उनकी उस बयान से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, नहीं देना चाहिए ऐसा बयान, मगर दोस्तों, जब अदालतें सिलेक्टिव होने लग जाएं, जब नफरती संघ के लोग और भाजपाई के नफरती चिंटू अगर सिलेक्टिव होते हैं, तो समझ में आता है राजनीति करते हैं लोग। मगर अदालतें और जजेस अगर सिलेक्टिव होने लग जाएं, भले ही उनका वो एक तरफा एक फैसला बिल्कुल सही क्यों ना हो और दूसरे ऐसे ही मामले में खामोश हो जाएं, तो ऐसे जजेस के ऊपर सवाल उठना लाजमी है लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए। दोस्तों, उदयनिधि स्टालिन को बयान भी आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा था कि कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। हम डेंगू, मच्छरों, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें खत्म करना पड़ता। उसी तरह हमें सनातन का विरोध करने के बजाय उसका इलाज करना होगा। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय, समानता का विरोध करता है और जाति और धार्मिक विभाजन को मजबूत करता है। बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने इसे सनातन धर्म के अनुयायियों के खिलाफ जेनोसाइड का आह्वान माना
लेकिन उदयनिधि ने इनकार किया और कहा कि वो अपनी टिप्पणियों पर कायम है, लेकिन हिंसा की वकालत नहीं कर रहे। दोस्तों, अदालत ने सनातना ओजिप्पो यानी कि सनातन का उन्मूलन शब्द को जेनोसाइड या फिर रिलीजियसाइड के बराबर माना, जो पर्यावरणीय विनाश, इकोसाइड या तथ्यों के विनाश, फैक्टोसाइड जैसा है। दोस्तों, अदालत ने चिंता यह जताई कि हेट स्पीच शुरू करने वाले व्यक्ति अक्सर सजा से बच जाते हैं, जबकि प्रतिक्रिया देने वाले कानूनी कार्रवाई का सामना करते हैं। अदालतें प्रतिक्रिया देने वालों से सवाल कर रही हैं, लेकिन हेट स्पीच शुरू करने वालों के खिलाफ कानून की गति नहीं दे रही है। इस फैसले के बाद एक याचिकाकर्ता की सोशल मीडिया पोस्ट जो मंत्री की स्पीच पर सवाल उठाती है, जिसे गैर हेट स्पीच माना गया। तमिलनाडु में उदयनिधि के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ, हालांकि अन्य राज्यों में कुछ मामले शुरू हुए। अब दोस्तों, मामला शुरू होता है यहां। जज साहब ने अपना फैसला तो दे दिया, अब जज साहब का प्रमोशन भी हो जाएगा, लेकिन सवाल अब यहां शुरू होता है कि जज साहब, अन्य हेट स्पीचों पर आप खामोश क्यों हैं? अदालतें खामोश क्यों हैं? खास तौर पर बीते 11 वर्षों में जब सुप्रीम कोर्ट तक कई मामले पहुंचे। दोस्तों, सनातन पर टिप्पणी हेट स्पीच के दायरे में लाने वाले जज का यह फैसला ऐसे समय में आया जब देश में हेट स्पीच के मामले में इजाफा हो रहा लगातार, लेकिन अदालतें इन पर प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ आदेश पारित कर रही है। कुछ मामले में तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणियां की, लेकिन ऐसा आदेश दिया नहीं जिसे हेट स्पीच देने वालों को सबक मिलता। कानूनी विशेषज्ञों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि अदालतों की निष्क्रियता के कारण कई वजहें, सबसे प्रमुख राजनीतिक दबाव, जिसके कारण पुलिस और अन्य संस्थाएं कार्रवाई से बचती हैं। जैसे बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस राजनीतिक दबाव के कारण कर्तव्य नहीं निभाती। न्यायपालिका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने में सतर्क रहती है, यानी हेट स्पीच वालों को अभिव्यक्ति की आजादी का लाभ दिया जाता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में निर्देश दिए थे कि हेट स्पीच पर राज्यों को खुद मिलकर के पहल कर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, भले शिकायत ना हो। 21 अक्टूबर 2022 को कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच पर सख्त कार्रवाई करने को कहा था, अदालतों ने कहा था। लेकिन 20 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने अधिकांश हेट स्पीच याचिकाओं को बंद करने का फैसला दिया। सिर्फ एक मामले, नोएडा में मुस्लिम मौलवी पर हमला को जारी रखा गया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र, दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देशों का पर्याप्त अनुपालन किया है, लेकिन याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं आया। इसमें यतिन अरसेनानंद का उदाहरण एकदम सटीक है। दोस्तों, जानते हैं इस नफरती शख्स को जो खुद को सनातन का धर्मगुरु बताता है? ऐसे शख्स की जगह जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए। यह शख्स आए दिन नफरती भाषण देता है, लेकिन पुलिस एफआईआर तो दूर, किसी तरह की चेतावनी तक इस शख्स को नहीं देती है। आपको वो तस्वीरें याद होंगी जब यह शख्स पुलिस टीम के सामने देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को सबसे बड़ा नफरती मुसलमान बता रहा था, और पुलिस की वर्दी में खड़ा हुआ पुलिस अधिकारी हाथ बांधे हुए गुलामों की तरह इसके सामने झुका हुआ था। घृणा आती है ऐसे लोगों पर। दोस्तों, इस शख्स का आश्रम दिल्ली से सटा हुआ डासना में है, मगर योगी की पुलिस के हाथ पांव में जंग लग जाते हैं। अमित शाह की पुलिस के हाथ पांव में जंजीरें बच जाती हैं। दोस्तों, कार्यकर्ता हेट स्पीच का संवैधानिक अपकृत्य मानने की मांग कर रहे हैं ताकि जवाबदेही बढ़े। आर्टिकल 14 की रिपोर्ट में कहा गया, सरकारी निष्क्रियता के कारण हेट स्पीच जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि हेट स्पीच राज्य की नपुंसकता और शक्तिहीनता के कारण हो रही है। कानून की अस्पष्टता, असंगत ढंग से लागू करना, राजनीतिक प्रभाव न्यायपालिका पर भी पड़ रहा है, जिसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि तेजी से सुनवाई की जरूरत है, लेकिन धीमी प्रक्रिया ये समस्या बढ़ रही है। उधर दोस्तों, प्रमुख एक्टिविस्टों, धार्मिक नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से एक याचिका के जरिए अपील की कि हेट स्पीच यानी कि घृणा वाला भाषण को मात्र कानूनी व्यवस्था का उल्लंघन या पुलिसिंग का मामला ना माने और उसे इतना ना मानकर संवैधानिक अन्याय माना जाए, यानी कि इसे सिर्फ कानून व्यवस्था तक ना जोड़ा जाए, क्योंकि हेट स्पीच की भेदभावपूर्ण प्रकृति संविधान द्वारा दी गई मूल गारंटियों को सीधे प्रभावित करती है और इसे राज्य की जवाबदेही बढ़ाने के लिए संवैधानिक टॉट के तहत देखा जाना चाहिए।
जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने हेट स्पीच की बढ़ती घटनाओं पर कई याचिकाओं की सुनवाई की, जिसमें धार्मिक सभाओं सम्मेलन को निर्देश देने की मांग की गई। पीठ ने अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए पक्षकार को 2 सप्ताह के भीतर लिखित संक्षिप्त विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया था। दोस्तों, 2022 में अदालत ने अफसोस जताया था कि 21वीं सदी में धर्म के जरिए देश में हेट का माहौल बनाया जा रहा है। लॉ कमीशन की 267वीं रिपोर्ट 2017 ने भी हेट स्पीच पर 2 नए दंड प्रावधानों की सिफारिश की थी, जिसमें नफरत भड़काने पर 2 साल तक की सजा प्रावधान शामिल था। जरूरी है बताना कि पिछले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के दौरान और उससे पहले देश में समुदाय विशेष के खिलाफ हेट स्पीच बढ़ जाई, लगातार चुनाव के पीछे उसके पहले बढ़ती है, जिसमें पूर्व में कहे गए जुमलों का संदर्भ दिया जाता है। उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता किसने कहा था? नॉन बायोलॉजिकल नरेंद्र मोदी साहब ने। वो आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे, किसने कहा था? महामानव नरेंद्र मोदी साहब ने। वो आपकी भैंस उठा लेंगे, किसने कहा था? नॉन बायोलॉजिकल नरेंद्र मोदी साहब ने। ये घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए, किसके लिए और किसने कहा था? नरेंद्र मोदी साहब ने। हजारों ऐसे बयान हैं, अदालतें खामोश हैं, चुप हैं आयोग। दोस्तों, ये स्थिति लोकतंत्र को खोखला करती है। जहां हेट स्पीच राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल हो रही हो, लेकिन संस्थाएं प्रभावी कदम नहीं उठाती हैं। मद्रास हाई कोर्ट का फैसला एक अपवाद है, लेकिन व्यापक स्तर पर सुधार की आवश्यकता है। नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहता है, क्योंकि दोस्तों, जिस बिंदु से मैंने इस शो की शुरुआत की थी, उत्तर प्रदेश का संभल इलाका, जिसे भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ दूसरा अयोध्या बनाने की चेष्टा में है, जहां पर एक सीओ अनुज चौधरी नाम का शख्स पुलिस की वर्दी की गरिमा को तार तार करते हुए देखा और योगी आदित्यनाथ का सपोर्ट उसे हासिल रहा। अदालत के जिस जज ने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात कही, आदेश दिया, योगी के एसपी ने उस एफआईआर को दर्ज करने से इनकार कर दिया और अब उस जज का ट्रांसफर कर दिया गया। ये स्थिति है और बात तुम करते हो संविधान की, जरा तो शर्म करो। मीडिया को बुरा इसलिए लगना चाहिए कि मीडिया ईमानदार लोगों के ईमान को बेच चुका है। योगी जब डरता है,